हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो अभी जो अपना 17 मई को पेपर हुआ है उसको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो दोनों पेपर्स हैं ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड रहेंगे और ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा समस्या रहती है, तो उसी बेसिस के ऊपर ये दोनों पेपर हमने तैयार किए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है वो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आपने सबने पढ़ा होगा कि जनरली हम कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है या आपको पता है मिथाइड शिफ्टिंग होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कार्बोकैटायन को दूसरे कार्बोकैटायन में रीअरेंज करना है। तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइड शिफ्टिंग होती है। तो देखो, ध्यान से देखोगे तो सारे ऑप्शन में ये कार्बोनियम आयन है, ये मिथाइड नहीं है। एक तो हाइड्राइड ये है और एक मिथाइड ये है। इसके अलावा ये मैथिल कार्बोनियम है और ये H+ है। तो ये दो तो हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन के अंदर जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी पाई जाती है कार्बोकैटायन में, तो या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी या आपके पास क्या होगी, मिथाइड शिफ्टिंग होगी। इन दो तरीके से एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है। अब इसने कहा कि 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोधनायन है। इसका मतलब आपको 4 कार्बन वाला कार्बोकैटायन बनाना है, 1, 2, 3 और 4। 2 नंबर पे आपको कार्बोधनायन बनाना है और 3 नंबर पे आपको क्या करना है, 2 मैथिल रखना है। इसका नाम है 3,3-डाइमिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बोकैटायन है ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इसके अंदर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो केवल इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिलेगी, आपको 3 मिलेगी, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, यहां तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, यही तो है। अब कार्बोकैटायन में टेंडेंसी होती है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन अपने आप को 3 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता है। तो एक ही तरीका है कि यहां से अगर मिथाइड की शिफ्टिंग कर दी जाए यहां, और मिथाइड यहां लाया जाए और पॉजिटिव चार्ज यहां लाया जाए, तो ये जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपको दिख रहा होगा 2 डिग्री से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा क्या होगा, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल आपको अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। इसीलिए इसके अंदर जो कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होगी वो मिथाइड शिफ्टिंग होगी, और उस मिथाइड शिफ्टिंग को हम क्या कहेंगे, 1-2 मिथाइड शिफ्टिंग कहेंगे। 1-2 मिथाइड शिफ्टिंग होगी, समझ में आ गया। यानी 1 नंबर का मिथाइड कितने नंबर पे चला जाएगा, 2 नंबर पे चला जाएगा। यानी ये वाला मिथाइड यहां से यहां जाएगा। इसी चीज को क्या कह रहा है, 1-2 मिथाइड शिफ्टिंग। इसीलिए फर्स्ट का आंसर क्या रहा, सेकंड रहा। हाँ, मिथाइड या हाइड्राइड शिफ्टिंग ये होती है। 3 शिफ्टिंग होती है, फिनाइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइड शिफ्टिंग। लेकिन सेकंड ग्रेड लेवल पर या तो आपसे हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइड शिफ्टिंग की बात करेगा। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बोकैटायन है इसकी स्थिति बदल गई है। 2 और 3 नंबर पे आपको क्या दिखेगा, डाइमिथाइल 2-ब्यूटाइल। यहां से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, तो आपको दिखेगा 2 और 3 नंबर पे आपको 2 मिथाइल दिखेंगे। इसीलिए इसका नाम 2,3-डाइमिथाइल 2 कार्बोधनायन रखा। इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है एलिलिक कार्बोकैटायन इनमें कौन सा नहीं माना जाता। तो यह सारा क्वेश्चन 12th NCERT की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। एलिलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, आप सब जानते हैं, इसे एलिल कार्बोधनायन कहा जाता है। इसका मतलब यह है, अगर sp2 संकृत कार्बन है और उसका जो एडजेसेंट कार्बन है, उससे निकटस्थ जो कार्बन है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एलिलिक कार्बोधनायन कहलाता है। अब आपको दिख रहा है ये sp2 संकृत कार्बन है, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये sp2 संकृत कार्बन है, यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन उसके आगे sp2 संकृत कार्बन है तो फिर वो एलिलिक कार्बोकैटायन कहलाता है। यहां हमें दिख रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसके यहां sp2 संकृत कार्बन नहीं है, यहां sp3 संकृत कार्बन है, और यहां भी sp3 संकृत कार्बन है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। यहां देखो, ये आपका कार्बोधनायन है,
ये आगे sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है। ये आपका कार्बोकैटायन है, आगे sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है। ये आपका कार्बोकैटायन है, आगे sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है। इसीलिए एलिलिक कार्बोकैटायन इनमें आपका कौन सा नहीं है, फर्स्ट नहीं है। शेष आपके एलिलिक कार्बोकैटायन की कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब कार्बोकैटायन अगर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई कार्बोकैटायन है और उसके निकटस्थ कार्बन sp2 संकृत कार्बन है, तो फिर वो कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में आएगा, एलिलिक कैटेगरी में आएगा। इसीलिए 2 का आंसर क्या रहा, फर्स्ट रहा। बोला देखो ये रहा कार्बोकैटायन, इससे ये वाला पास वाला कार्बन है ना अल्फा कार्बन, ये कैसा है, sp2 संकृत है या नहीं है, बस यही देखना है। नीचे वाले से नहीं, कहीं भी हो, इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो एक जगह। जैसे अपन ने ये देखा ये कार्बोकैटायन है, भाई हमारा यही तो है sp2 कार्बोधनायन। तो देखो sp2 कार्बोधनायन, sp2 कार्बोधनायन, sp2 कार्बोधनायन। यहां sp3 मतलब sp3 कार्बोधनायन। अंतर आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसी कैटेगरी मिले sp2 कार्बोधनायन, देन वो एलिलिक है। sp2 कार्बोधनायन वो किधर भी मिल जाए, sp2 कार्बोधनायन या नहीं है, sp2 यहां कार्बोधनायन नहीं है, कहीं भी मिलता तो फिर वो एलिलिक की कैटेगरी में आता। कई तरह के हैं, एलिलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, अलग अलग तरह के कार्बन। हाँ, अगला क्वेश्चन यह है कि आपको यहां 4 स्पीसीज दे रखी हैं और आपको यह बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी कम होगी। तो हमें यह पता है कि जो स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। अब ध्यान से देखेंगे तो यह तो प्रोपेन है और ये दोनों इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये आपका प्रोपिल रेडिकल है और ये आइसोप्रोपिल रेडिकल है। क्लियर हो रहा है? तो हमें क्लियर बात है कि प्रोपेन जो है वो किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बनने वाली स्पीसीज होती हैं जो अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं, जो बाद में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें यह समझ में आ गया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोपेन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे कम होनी है। तो हमारा आंसर ये होगा, ये होगा, ये दो हो नहीं सकते। अब हमें पता है प्रोपिल रेडिकल तो 1 डिग्री रेडिकल है और आइसोप्रोपिल रेडिकल आपका 2 डिग्री रेडिकल है। तो हमें पता है 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड। आगे समझ में भाई, ये तो आपका 1 डिग्री है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 ही तो है, और ये आपका आइसोप्रोपिल रेडिकल है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमें दिख रहा है 3 और 3 कितनी है, 6 है। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, स्टेबल अगर ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी तो ए की हुई, फिर सी की हुई, फिर किसकी हुई, बी की हुई। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको कुछ समूह दे रखे हैं और आपको यह बताना है इनमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से हैं। अब देखो जितने भी एल्किल समूह होते हैं, अगर उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने एथिल बेंजीन लिया, ये आपकी बेंजीन है और ये आपका एथिल है। इस बेंजीन से जुड़ने वाला ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है, 2। तो जितने भी एल्किल होते हैं अगर उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो वो सब की सब हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो चाहे मैथिल बेंजीन हो जिसको आप टोलुइन कहते हैं, चाहे एथिल बेंजीन हो, चाहे आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसे क्यूमीन कहते हैं, वो सब की सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हमें पता है कि OH लॉन पेयर युक्त समूह है और लॉन पेयर युक्त समूह आप सबको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ गया। CHO के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देगा असमान परमाणुओं के बीच में, इस चक्कर में ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। CN हमें पता है CN कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं असमान परमाणुओं के बीच में। हमें पता है ये OCH3 ये मिथॉक्सी समूह है, अगर OCH3 यहां लगाओगे तो ये लॉन पेयर युक्त समूह है, ये आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा।
हमें दिख रहा है CWH, CWH में हमें दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड है असमान परमाणुओं के बीच में, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्शन होता है। क्लोरीन पर आपको पता है लॉन पेयर युक्त समूह है, यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एमीन्स में हमें दिख रहा है नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर युक्त समूह है, तो ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 5 रहा। क्लियर हो गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एथिल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है। देखो ये ईथर बनाने का प्रिपरेशन है। यहां ये क्वेश्चन ये है, एक तो एथिल आयोडाइड है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड से, तो एक्चुअल में ईथर बनता है यहां से, इस आई माइनस की जगह इथॉक्साइड आता है। तो आपको दिख रहा होगा ये सभी ऋणावेशित स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हटा और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आया। तो एल्किल हाइलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करके ईथर बनाते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। यानी ये आई इसके साथ जुड़ जाएगा तो NaI, और यहां में दिख रहा है OC2H5 जुड़ेगा तो डाइथाइल ईथर बनेगा नहीं बनेगा। तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ये न्यूक्लियोफाइल आया नहीं आया, तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। इसीलिए एथिल आयोडाइड जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा सोडियम इथॉक्साइड से, तो ये जो उदाहरण होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण होगा। नहीं ऐसा नहीं है, एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी दिखाते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल की वजह से करा दो, फिर विलोपन अभिक्रिया नहीं होती है, विलोपन अभिक्रिया भी होती है। वैसे यहां विलोपन अभिक्रिया का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर अपन को करना ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता है वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम धातु लेते हैं, ड्राई ईथर से रिएक्शन होती है और फाइनली एल्केन बनता है। वो रिएक्शन हमेशा वो रिएक्शन फास्ट होती है जिनमें बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही है कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। तो हमें पता है बड़े बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, तो हमें दिख रहा है कि एल्किल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड छोटा बॉन्ड है, एल्किल ब्रोमाइड में और बड़ा बॉन्ड है, और एल्किल आयोडाइड में और बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, और बॉन्ड अगर जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। इसीलिए वुड्स रिएक्शन जो होती है वो एल्किल क्लोराइड से जल्दी एल्किल ब्रोमाइड में होती है, और एल्किल ब्रोमाइड से ज्यादा किस में होती है, एल्किल आयोडाइड में होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। आ गया समझ में सभी के। यहां आपको कुछ अनुनादी संरचनाएं दे रखी हैं और आपसे ये पूछा है कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखना कि हमेशा वो अनुनादी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है चार्ज आते ही तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड की, ध्यान से देखोगे तो ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के सिंबल हैं। देखो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, तो स्पष्ट दिख रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, एसिटिक एसिड होगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होगा। ये दो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जो उदासीन होती है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब भी चार्ज आता है तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये मुझे अलग अलग स्पीसीज दिखा रखी है और इनके अंदर क्या है, ये वाली जो पहली स्पीसीज है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। अब मैं दूसरी स्पीसीज की अगर ध्यान से बात करूं तो ये दूसरी स्पीसीज कुछ इस तरह से दे रखी है इन्होंने, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस और H, और तीसरी स्थिति यह है कुछ हद तक। अब देखिए सबसे पहला तो आपको यह पता चल गया कि वो रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जो उदासीन होती है।
तो इन तीनों में उदासीन तो फर्स्ट है, इसका मतलब स्टेबल तो ये और यही है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आपको दो रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर दे रखी हैं तो कम विद्युत ऋणी परमाणु पर तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड का नंबर है और लास्ट ही लास्ट में आपका कौन आ रहा है, थर्ड आ रहा है। आगे समझ में? इससे यहां उल्टा हो गया, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। सीधा सा क्वेश्चन है, यहां कुछ फ्री रेडिकल आपको दे रखे हैं। ये तो मैथिल रेडिकल है, ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है, ये आपका एथिल रेडिकल है और ये आपका 3 डिग्री रेडिकल है। तो ये तो सबको पता होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री मुक्त मूलक है। उसके बाद आप सबको पता है 2 डिग्री मुक्त मूलक का नंबर आता है, फिर सबको पता है 1 डिग्री मुक्त मूलक का नंबर आता है और लास्ट ही लास्ट में मैथिल मुक्त मूलक का नंबर आता है। क्योंकि हमें पता है हम सब में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, जो मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी है वो सबसे पहले रेजोनेंस से और सेकंड नंबर पर हम अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो ये मैथिल रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये 3 डिग्री रेडिकल है। इसीलिए आंसर सेकंड रहा। किस पे किस पे कहां होता 3 डिग्री पे? हाँ, यहां एथिल होता, सपोज करो CH2 CH3, तो फिर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, रेजोनेंस, और सेकंड नंबर पर हमको अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड नंबर पर फिर हमें प्लस आई या माइनस आई प्रभाव देखना होता है। आया समझ? सपोज करो अगर यहाँ एथिल होता CH2 CH3, तो एथिल में तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं ना, फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी ज्यादा होती है। यहां आपको कुछ दो स्ट्रक्चर दे रखी हैं, दो ऋणायन दे रखे हैं, एक ये O माइनस और एक ये O माइनस, और आपसे पूछा है कि कौन सा ऋणायन ज्यादा स्टेबल है। तो सबने पढ़ा होगा ऋणायन जो है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसको बढ़ाता है माइनस आई प्रभाव, माइनस H और माइनस M। क्यों? क्योंकि ये प्रभाव ऐसे होते हैं जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होगा तो कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी सिस्टम अपने ऊपर क्या नहीं रखना चाहता, चार्ज नहीं रखना चाहता। अब होने को ध्यान से देखेंगे, ये थॉक्साइड आयन है लेकिन इसके साथ नाइट्रो समूह लगा हुआ है। तो नाइट्रो समूह क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। जबकि यहां एथिल का कैसा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी सिस्टम अपने ऊपर क्या नहीं रखना चाहता, चार्ज नहीं रखना चाहता। इसीलिए इन दोनों रिनाइंस में वो कार्बन रिनाइन ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ माइनस आई, माइनस एच या माइनस एम लगा हुआ। तो हम कहेंगे इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहां नाइट्रो समूह का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव है। ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको पता है नाइट्रो समूह का प्लस आई तो हो नहीं सकता, इस एथिल समूह का प्लस एथिल समूह का प्लस एथिल समूह का माइनस आई तो हो नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी कट जाते, दो तो कट गए, अब दो रह गए। अब हमें यह पता होता कि किसी भी ऋणायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको माइनस आई माइनस एम माइनस एच बढ़ाता है, और कार्बोधनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको प्लस एम बढ़ाता है, प्लस एच बढ़ाता है। तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। यहां आपको 4 तरह के एल्कीन दे रखे हैं और पूछा है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबने पढ़ा होगा एल्कीन का स्थायित्व समानुपाती अल्फा हाइड्रोजन। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आइसोब्यूटिलीन है, sp2 संकरित कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ता है वो अल्फा कार्बन है। तो इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। यहां हमें दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें मिलेंगे, 12।
क्लियर? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, यहां आपको यह बताना है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर मतलब सबसे फास्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन रिएक्शन करेगा। तो इसके अंदर अगर आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो सीधी सी बात है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिएट बनेगा। हमेशा पोलर बॉन्ड जल्दी टूटता है। अब इनमें कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहां कार्बोधनाइन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ वाली बात? और आप सबको पता है कि अगर किसी कार्बोधनाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और पास वाला जो कार्बन है उसके ऊपर अगर लॉन पेयर उपस्थित हो तो बैक बॉन्डिंग की घटना होती है और उसके कारण पॉजिटिव चार्ज को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। इसीलिए अगर ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी इसीलिए टूटेगा क्योंकि इसके अंदर ये जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको बैक बॉन्डिंग के कारण उसको क्या मिलेगा? स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इसीलिए इनमें सबसे जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये तो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको पता है हर कोई बॉन्ड ये चाहता है रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को तोड़ना, मतलब उसका बॉन्ड जल्दी टूटता है जिसको इंटरमीडिएट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल मिले। तो हमें पता है जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, इसीलिए दुनिया का हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, इसीलिए ये अपना बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा इसकी तुलना में। तो सबसे जल्दी AgNO3 के साथ जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा? थर्ड करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। उसके बाद कौन सा टूटेगा? फर्स्ट नंबर का टूटेगा। और लास्ट ही लास्ट में कौन टूटेगा? सेकंड टूटेगा। आ गया समझ में? अरे हाँ या ना? देखो सपोज करो अगर आप बॉन्ड यहां से तोड़ते हो, भाई हमें क्या चाहिए? Cl माइनस चाहिए। अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जिसके अंदर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बने। वो बॉन्ड जल्दी टूटता है जिसके कारण इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा? तो ये बॉन्ड जल्दी क्यों टूटेगा? क्योंकि जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल? क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग मिलेगी, इसमें रेजोनेंस मिलेगा। और आपको पता है वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस मिलता है। इन दोनों के अंदर 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोधनाइन नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा क्योंकि यहां इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टाइरीन पर आप HBr की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? देखो स्टाइरीन ये चीज होती है, एथीन जो है, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन हटा दें और वहां बेंजीन रिंग या फेनिल रिंग लगा दें तो वो स्टाइरीन कहलाता है। अब आप इसकी रिएक्शन HBr से कराओ तो कोई पेरोक्साइड तो दे नहीं रखा, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे दिमाग में एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम तो आना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। अब हमें पता है कि ये एक तरीके से एल्कीन की रिएक्शन है क्योंकि पाई बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, वीक बॉन्ड है, और एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा। हमें पता है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? H प्लस और Br माइनस में H प्लस ही अटैक करेगा क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है ये तो इलेक्ट्रॉन का रिच है। एल्कीन्स तो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, H प्लस अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे डायरेक्शन में होगी ताकि कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने, तो इसीलिए इसके अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यूं कर दोगे ताकि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के अंदर क्या लेने लग जाए? भाग लेने लग जाए। आगे समझ में? यानी इसके अंदर शिफ्टिंग यूं हो जाएगी और H प्लस यहां जुड़ जाएगा। अब अगली स्टेप में इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा? Br माइनस जुड़ेगा। आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप IUPAC नेम दे दो, यहां से नंबरिंग करो 1 2, तो नाम बना 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, बिल्कुल सही है। स्टाइरीन पर HBr की रिएक्शन करोगे तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन बनेगा। दूसरी चीज, बेंजिल मूलक एल्किल मूलक की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये बेंजिल मूलक है, इसमें रेजोनेंस मिलेगा, वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और एल्किल मूलक में तो कोई रेजोनेंस होने की संभावना ही नहीं है, उसके अंदर तो आप सबको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। आया समझ में? तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन फर्स्ट का सेकंड सटीक कारण नहीं है।
कारण तो ये होता कि इसके ऊपर H+ अटैक करेगा, इंटरमीडिएट कार्बोधनायन बनेगा, फिर अगली स्टेप में इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां कथन और कारण तो सत्य है, लेकिन कारण कथन का क्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहां आपको दो स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, आपको यह बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। ध्यान से देखें तो ये साइक्लोएल्केन है और ये एल्कीन है। सबने पढ़ा होगा एल्कीन और साइक्लोएल्केन, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है और ये रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, वलय श्रृंखला समावयवी। ये 5 कार्बन वाली एल्कीन है, 1 2 3 4 और 5 और 6, और ये 6 कार्बन वाला आपका क्या है, साइक्लोएल्केन है। इसका नाम मेथिल साइक्लोपेंटेन है और ये आपकी हेक्सीन है, जो भी है आप देख लेंगे। तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन आपको पता है रिंग चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री अमीन है और ध्यान से देखें तो ये 2 डिग्री अमीन है। पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। तो ये भी कितने कार्बन की अमीन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की अमीन। यहां ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे कथन 1 और कथन 2 दोनों कैसे हैं, आपके बिल्कुल सही हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8DBr और आपको यह छांटना है कि इनमें से वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कायरल कार्बन है। तो एक बार मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, फिर आप एक एक की स्ट्रक्चर बनाना। जिसमें मैं बताता हूं कि ब्यूटेन बना लिया पहले। अब ये कहता है 2 नंबर पे ब्रोमो रखो, 3 नंबर पे ड्यूटेरो रखो। अब हमने इसको किया, ध्यान से देखो ये वाला कार्बन कायरल है, H अलग, Br अलग, मैथिल अलग और ये पूरा की पूरा ग्रुप अलग। इसमें ये वाला कार्बन भी कायरल है, H अलग, ड्यूटीरियम अलग, मैथिल अलग और ये वाला पूरा ग्रुप भी अलग। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, आगे समझ में। अब आप एक एक की स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना तो नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें ही मिलेगा। इनमें आपको यह बताना है कि ज्यामितीय समावयता कौन दिखाएगा। तो हमारी शर्त यह होती है ये sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। तो दोनों सेम है, इस sp2 से इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ये हो नहीं सकता, सही है। इस sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सही है। अब इस sp2 कार्बन से इधर और इधर समूह अलग अलग है। कैसे है कि sp2 कार्बन से इधर तो 2 डिग्री कार्बन, इधर भी 2 डिग्री कार्बन, लेकिन इधर 3 डिग्री कार्बन और इधर कितना है 2 डिग्री कार्बन। तो ये दोनों साइड कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, इसीलिए। आगे समझना, इनमें से ज्यामितीय समावयता सेकंड ही प्रदर्शित करेगा। फोर्थ क्यों नहीं कर सकता, इस sp2 कार्बन से H अलग Cl अलग, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो एक जैसा हो गया ना इधर और इधर। आगे समझ में। ऐसे इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। किस पे, कहां पे होता है, यहां होता तो फिर दोनों फिर भी क्या कहते हैं, और इधर मैथिल लगा हुआ होता, क्या पैरा पे मैथिल होता तो फिर दोनों तरफ से समान ही होता, वो भी है समान ही तो होता। जैसे यहां देखो 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री तो इधर भी 3 डिग्री होता, और इधर मैथिल होता तो दोनों तरफ से, इधर से भी जाते तो भी मैथिल आता, इधर से भी जाते तो भी मैथिल आता। तब 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 तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तब तो अगर मान लो एक ही तरफ मैथिल होता और एक इधर पैरा पे मैथिल होता, एक तरफ नहीं होता, फिर तो दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। दिए गए यौगिक का निरपेक्ष विन्यास आपको फाइंड आउट करना है, क्या है ये, R है या क्या है। तो देखो ये CWH, ये OH, ये H और ये ग्रुप अलग है, तो आपको पता है नंबरिंग एक OH को मिल जाएगी। CIP रूल, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको नंबरिंग 1। अब इस कार्बन से इधर क्लोरीन जुड़ रहा है और CWH में कार्बन से आगे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें पता है क्लोरीन को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। इधर 3, आपने मूव किया अपनी आइस को 1 से 2, 2 से 3, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। लेकिन हमारा फोर्थ ग्रुप
हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हम हमारे आंसर को उल्टा करेंगे, यानी 2 तो एस होगा। आ रहा है समझ में? 2 तो आपका क्या निकलेगा, इसमें एस निकलेगा। अब हम अगले इस कायरल कार्बन को चेक करते हैं। इसमें क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, है ना। अब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, आंसर नहीं आएगा तो अगला देखोगे ना, तो यहां तो ऑक्सीजन है और यहां क्या है, हाइड्रोजन। तो इधर वाले को 2 मिलेगा और इधर वाले को क्या मिलेगा, 3। 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, तो एस होना चाहिए। लेकिन चौथा ग्रुप कहां पर है आपका, हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर को क्या करेंगे, उल्टा। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आएगा। हाँ, दो ही बात याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर को उल्टा कर दो, और अगर वर्टिकल पर है तो वैसा के वैसा ही रखना होता है। फोर्थ ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावेता दिखाएगा। अब देखो, ये तो एल्केन तो दिखाते ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना देता हूं एक एक को, सीधा आंसर से ही यूज करते हुए कि 17 का आंसर हमने क्या लिया है, थर्ड। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, उसी से निकल जाएगा। 1 ब्यूटीन बना लीजिए, 1 2 3, ये आपकी 1 ब्यूटीन, और इसमें 1 पे फेनिल आपको जोड़ना है, आपको दिख गया होगा। और ये आपका हाइड्रोजन तो दिख गया होगा, ये sp2 संकृत कार्बन है, इससे एक एथिल और एक हाइड्रोजन, और इस sp2 कार्बन से भी एक हाइड्रोजन और एक क्या है, फेनिल। तो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग हो गए, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे हो गए, अलग अलग, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। आया समझ में? अरे हाँ नया, बताओ कोई दिक्कत। देखो, जैसे पहली स्ट्रक्चर में बनाता तो 1 ब्यूटीन बनाता, लो 1 2 3 4, लो सब 1 ब्यूटीन, यही तो करता, और 2 नंबर पे क्या जोड़ देता, फेनिल। तो हमारी शर्त क्या है, ये जो sp2 संकृत कार्बन है, इससे जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए ना। तो इधर तो एथिल है, इधर फेनिल है, मान लिया, लेकिन इस sp2 संकृत कार्बन से तो दोनों क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। गलत हो गया। हमने थर्ड फोर्थ को चेक किया, वही परेशानी इसमें आएगी, 1 ब्यूटीन तो यहां लगेगा और 3 फेनिल यहां हो जाता, फिर वही सेम हो जाते ना, इसीलिए आंसर दिखाता नहीं है, लेकिन इस वाले केस में दिखा रहा है ना, जब 1 फेनिल लगा वो 1 ब्यूटीन के साथ। इसके अंदर आपको निरपेक्ष विन्यास सोचना है। ठीक है, देखो ये 2 कायरल कार्बन है, ये रहा और ये रहा। पहले आप नंबरिंग दीजिए, OH को नंबर 1 देंगे, क्योंकि sp3 संकृत कार्बन से सीधे जुड़े परमाणु का परमाणु क्रमांक देखिए, 1 नंबरिंग। यहां हमें दिख रहा है इस कार्बन से भी आगे कार्बन जुड़ रहा है और इस कार्बन से आगे कार्बन जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे देखो, ये तो नंबर 1 हो गया OH का, इधर भी कार्बन जुड़ रहा है और इधर भी कार्बन जुड़ रहा है। CWH का मतलब आपको पता है, ये जो कार्बन है, ये वो जो कार्बन है, ये आगे कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2-3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यही तो मतलब होता है। अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आइडिया सबको रहते रूल से, रूलिंग का, कि भाई इस कार्बन से इधर OH और इधर जुड़ा है CWH, तो इधर कार्बन से हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से कार्बन जुड़ा है, तो आंसर नहीं आएगा। तो आगे के एटम को देखोगे ना, तो ये कार्बन आगे 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन आगे एक कार्बन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिकता किसको ज्यादा मिलेगी, CWH को। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, आप गए 1 से 2, 2 से 3, घड़ी की दिशा, तो आंसर R होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है ना, वो डैश लाइन पर है, तो हमारा पहला तो R होगा। अब आप इस पे आइए, OH को नंबर 1 देंगे, CWH को नंबर 2 देंगे, इधर वाले को नंबर 3 देंगे, तो आपने 1 2 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो फोर्थ ग्रुप है, ये वेज लाइन पर है, मोटी लाइन पर है, तो मोटी लाइन पर जब होता है तो आंसर को उल्टा मार देते हैं, और डैश पर होता है तो वही रखते हैं, और मोटी लाइन पर होता है तो आंसर को उल्टा मार देते हैं, इसीलिए इसका आंसर थर्ड रहा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया होगा। प्रकाशिकी तथा ज्यामितीय समावेता में एक बात समान है, कि प्रकाशिकी और ज्यामितीय समावेता में एक कॉमन बात क्या है, एक दिए गए यौगिक के लिए दोनों समान संख्या में समावेवी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता।
एक यौगिक में यदि एक उपस्थित है तो दूसरी भी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा एल्कीन्स के अंदर हो सकता है ज्यामितीय समावेता हो लेकिन किरेल कार्बन ना हो तो प्रकाशिक समावेता नहीं मिलेगी। यह कंफर्म है कि दोनों किसके अंदर आते हैं, त्रिविम समावेता में आते हैं। त्रिविम समावेता दो ही प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशिकी। 2-ब्यूटीन के ज्यामितीय समावेवियों के संदर्भ में क्या गलत है? ये 2-ब्यूटीन की दो फॉर्म बनाई, एक तो आपकी सिस 2-ब्यूटीन है और एक आपकी ट्रांस 2-ब्यूटीन है। पहला स्टेटमेंट, सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन कमरे के ताप पर आपस में बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि हमें पता है त्रिविम समावेता दो तरह की होती है, एक विन्यासी और एक संरूपण। विन्यासी समावेता में ज्यामितीय और प्रकाशिकी समावेता होती है। ये जो त्रिविम समावेवी होते हैं इन्हें कमरे के ताप पर एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता। कमरे के ताप पर एक दूसरे में तो संरूपण समावेवियों को बदला जाता है, त्रिविम समावेवियों को जो प्रकाशिक और ज्यामिति है उन्हें कमरे के ताप पर एक दूसरे में हम नहीं बदल सकते। ये वाली बात सही है। सबने पढ़ा होगा ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस जो फॉर्म होती है वो हमेशा सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सिस फॉर्म में दोनों मैथिल समूह पास पास आ जाते हैं, इंटरेक्शन होता है, वान डेर वाल रिपल्सन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि ट्रांस हमेशा सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। अब सेकंड में पढ़ो कि सिस 2-ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ट्रांस 2-ब्यूटीन से कम होता है। अब मैं डाइपोल मोमेंट अगर देखूं तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो होती है sp3 से sp2 संकृत कार्बन की ओर, मतलब कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ। अगर आप ये देखेंगे तो ये तो है sp3 और ये है sp2, तो डायरेक्शन ये हुई और इसके अंदर डायरेक्शन ये हुई, इसमें डायरेक्शन ये हुई और इसके अंदर डायरेक्शन ये हुई। तो ये दोनों तीर तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो जो सिस 2-ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस 2-ब्यूटीन से कम नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहेगा। वापस वही टाइप का क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन ज्यामितीय समावेता दिखाएगा? sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन है, नहीं दिखाएगा। sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन है, नहीं दिखाएगा। sp2 संकृत कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक Br दिख रहा है, हाँ या ना? फिर आप इस कार्बन को चेक करो, 2 डिग्री 2 डिग्री। ये वाला कार्बन तो CS2 है, लेकिन यहां C के साथ क्या है, Br है। और वैसे भी ये चेक कर लो दोनों समूह कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। आगे समझ में? यहां इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, जब आप पढ़े हैं तो थोड़ा करेक्शन कर लेना आंसर की में। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं बता देता हूं। वेलर होता है 5 कार्बन के लिए, वेलर एल्डिहाइड। इसका मतलब यह है कि 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, दैट इज पेंटेनल। ए का सेकंड, ए का क्या है, सेकंड। ठीक है, मैसेटिल ऑक्साइड आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। मुझे एक्रोलिन पता होना चाहिए, दैट इज एक्रोलिन। वन टू थ्री पता चल रहा है। इसका जो नाम होगा वो नाम से ही पता चल रहा है, क्या होगा, प्रोपिनेल। इसका मतलब सी का क्या होना चाहिए, सी में 4 होना चाहिए। सही है, अरे हाँ या ना? अब सिनेमा एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। वन टू थ्री, 3 फेनिल प्रोपेनल, ऑटोमेटिक। आगे समझ में? कोई भी ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने तरीका बता दिया। ए का सेकंड रहेगा, बी का फर्स्ट रहेगा, सी का 4th, डी का 3rd। आंसर की में करेक्शन कर लेना, 22 का आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्लियर? यह क्वेश्चन आपके पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा ही गया था कि मुझे इसका यूपीएससी नेम बनाना है। अब देखो यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, ये सारे के सारे प्रतिस्थापी है। यहां कोई
मेन क्रियात्मक समूह नहीं है, ये सारे वो समूह हैं जो हमेशा प्रतिस्थापी का काम करेंगे। और जब दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह दिखें तो न्यूनतम योग का नियम लगाएं। किसका नियम लगाएं? न्यूनतम योग। अब यहां समस्या क्या है, मैं कैसे भी कर लूं प्रतिस्थापियों की स्थिति आपको एक जैसी मिलेगी। सपोज करो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो 1 2 3 और 4, तो मेरा जो योग आता वो आता 4 3 7 और 1 8। आता नहीं आता। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यू करता 1 2 3 और 4, तो मेरा योग आता 7 ही आता। तो न्यूनतम योग का नियम 1 2 4। समझ में आ गया? अब क्लियर बात है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बोलना है। एथिल तो कितने नंबर पे है? 4 नंबर, ई पहले आता। आयोडो कितने नंबर पे है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मुझे यह देखना है कि 2 क्लोरो होना चाहिए, 3 मिथॉक्सी होना चाहिए, प्रॉप 2 इनोइक एसिड होना चाहिए। ठीक है, जेड और सिस तो बात की बात है, पहले तो हम यूपीएससी नेम ही चेक कर लेते हैं। हमें पता है इसकी जब आप नंबरिंग करोगे तो CWH को 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे और इसको 3 नंबर दोगे। ऐसी तो करोगे नंबरिंग भाई। CWH मुख्य क्रियात्मक समूह है, 1 2 3, फिर डबल बॉन्ड को प्राथमिकता मिलेगी। तो पहला वाला तो इसी लिए नहीं हो सकता, ये तो 3 क्लोरो हो गया। अब आपने यहां से नंबरिंग की 1 2 3, इसमें भी समस्या क्या हो गई? 3 क्लोरो हो गया। अब इसमें आओ आप 1 2 3, यह पॉसिबिलिटी चलती है। 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथॉक्सी है, शेष चीज है। और एक पॉसिबिलिटी ये चलती है। समझ में आ गया? अब हमें पता है यहां sp2 कार्बन से क्लोरीन जुड़ा और यहां कार्बन जुड़ा है, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है वो हाई प्रायर होता है। इसमें कार्बन से कार्बन जुड़ा, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाई प्रायर ये है। हाई प्रायर सेम डायरेक्शन होती है। तो आ गया समझ में? अरे हाँ या ना? इसके अंदर हमें पता है ये हाई प्रायर होगा और ये इधर हाई प्रायर होगा, तो हाई प्रायर कैसे हो गए? अपोजिट हो गए, तो ई सिस्टम होगा। अगला आपको यह बताना है कि सीआईपी के अकॉर्डिंग किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो नंबर 1 पे आएगा, फिर नंबर 2 पे आएगा। तो सबसे ज्यादा तो Cl और उसके बाद OH आना चाहिए। इस CHO और CWH में आपको पता है CWH को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। तो मेरा आंसर जब इनसे नहीं आएगा ना, कार्बन से, तो फिर मैं अगले एटम को कंसीडर करूंगा। यहां कार्बन टोटल 3 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और यहां 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से। आगे समझ? यहां आपको कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सीधी बात है, ये ट्राइफेनिल कार्बोधनायन है, ये ट्राइमेथिल कार्बोधनायन है, ये एथिल कार्बोधनायन है और ये मैथिल कार्बोधनायन है। स्पष्ट बताया कि वो कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग लेता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमें पता है यही होना है, ट्राइफेनिल कार्बोधनायन। तो देखो ट्राइफेनिल कार्बोधनायन किसमें है? इसमें है केवल। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर सेकेंड ही। ये मैथिल कार्बोधनायन है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये ट्राइफेनिल कार्बोधनायन। यहां इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो सबने पढ़ा होगा ये तो ट्रोपोलियम है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सबने पढ़ा होगा ये एजुलिन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसमें ध्यान से देखोगे 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। सबने पढ़ा होगा ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। लेकिन इसके अंदर एनुलिन 10 में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस चक्कर में ये कंपाउंड एरोमेटिक की जगह किस में बदल जाता है? नॉन एरोमेटिक में बदल जाता है। क्योंकि इस रिपल्सन के कारण ये अपने प्लेन को क्या करती है? रिंग छोड़ जाती है। इसीलिए करेक्शन कर लेना, इसका आंसर क्या रहेगा? 3rd रहेगा। आंसर की में करेक्शन कर लेना। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि SN1 रिएक्शन किसके अंदर सबसे फास्ट होगी। तो देखो SN1 रिएक्शन में तो आपको
कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। इसके अंदर आपको पता है बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा। इसके अंदर जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये वाली स्थिति बनेगी। इसमें जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये वाली स्थिति बनेगी। इसमें कार्बन और बीआर की बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो, यहां फेनिल कर लेना, करेक्शन है इसमें। आपको पता है SN1 रिएक्शन में तो हमें ही देखना पड़ता है कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें तो केवल बेंजिल कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज रिंग में कम घूमेगा। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज रिंग में तो घूमेगा, लेकिन साथ ही साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर आपको दिख रहा है ये जो कार्बोधनायन है ये 2 फेनिल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, और यहां मुझे दिख रहा है 3 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रिंग में फैलेगा उतनी ज्यादा कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और सबने पढ़ा है SN1 रिएक्शन के अंदर तो इंटरमीडिएट क्या देखा जाता है, कार्बोकैटायन देखा जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, A, देन B, देन C और फिर D। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ट्राइफेनिल कार्बोथेनाइन, बिल्कुल। एक यौगिक है जिसमें 4% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.6% क्लोरीन है, तो मूलानुपाती सूत्र बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना मूलानुपाती सूत्र सरलतम सूत्र होता है, अनुपात होना चाहिए। अब जैसे ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो और भी टूट सकता है, 2 का भाग लगा दो, 1:2:1। अरे हाँ या ना, ये मूलानुपाती सूत्र नहीं है। मूलानुपाती सूत्र में तो ऐसा रेशियो निकल कर आएगा जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है 1:2:1, ये हो सकता है 1:2:1, ये हो सकता है 2:5:2, क्योंकि सारे सिंपल रेशियो में नहीं बदल रहे। अब मूलानुपाती सूत्र जब अपन निकालते हैं तो सबने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इनके परमाणु भार से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके परमाणु भार से डिवाइड किया तो 4 ही आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा, और इसको करोगे तो 2 आएगा। फिर क्या करो, फिर उसके बाद इन तीनों को सबसे पहले जैसे 4:2:2 आ गया आपके पास। अब क्या करें अपन, अब बताओ क्या करें इसके अगले रेशियो में। सरलतम जो है तोड़ लो, उसको सिंपल रेशियो में तोड़ लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्या कर लो आप, इसके अंदर ऐसी संख्या से भाग लगा लो जिसमें ये टूट जाए, तो 2:1:1। इसका मतलब ये हुआ कार्बन तो 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और क्लोरीन 1 होगा। बस ये आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा था इनमें से कौन सा कार्बोधनायन ज्यादा स्टेबल है। तो अभी भी ऐसा क्वेश्चन भी आया था AgNO3 वाले के रेस्पेक्ट में, तो मैंने कहा था वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है जो ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा हो जिस पर लॉन पेयर हो, तो उसमें बैक बॉन्डिंग होती है। तो इसीलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इस A और C की अगर आप तुलना करोगे तो यहां भी 2 डिग्री कार्बोधनायन है और यहां भी 2 डिग्री कार्बोधनायन है। अब यहां इस ऑक्सीजन का क्या है, -I प्रभाव लगेगा, और -I प्रभाव आपको पता है कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि खींचेगा ना तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसीलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें B है, उससे कम A है, और सबसे कम कौन है, क्या, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। दूर हो जाए तो फिर -I+I। इनमें इलेक्ट्रोफाइल आपको चयन करना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका स्टक पूरा नहीं है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो लॉन पेयर युक्त समूह है, पानी है, एमीन है, अल्कोहल है, ये तो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लॉन पेयर युक्त समूह जो अपने लॉन पेयर दूसरे को देते हैं, BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। एल्कीन पर जब आप पेरोक्साइड की रिएक्शन करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, खरास प्रभाव सबने पढ़ा है, पेरोक्साइड आते ही मुक्त मूलक बन जाते हैं, और H और Br जुड़ता है
तो एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको मुक्त मूलक श्रृंखला क्रिया विधि की जगह लिख देना योगात्मक, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में था। अभी अभी बताया प्रोपीन के ऊपर HCl की रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति, यहां एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम तो केवल HBr पर लगता है। यहां एल्कीन के ऊपर आपको पता है H+ अटैक करेगा, अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन उस तरह से शिफ्ट होंगे ताकि कार्बोधनायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। तो इसके अंदर जो कार्बोधनायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा। और अगली स्टेप में आप सबको पता है Cl जुड़ेगा। ये भी आपसे सेकंड ग्रेड में लास्ट ईयर पूछा था। आपको कुछ एल्काइंस दे रखे हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो वो एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सबने पढ़ा होगा sp संकृत कार्बन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये जो एसिटीन है इसके अंदर sp संकृत कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। sp संकृत कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, प्रोपाइन के अंदर 1 है और 2 ब्यूटाइन में 1 भी नहीं है। तो इसीलिए बस यही है। यहां IUPAC नेम बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड है, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन वाला बनेगा। तो हेक्सेनोइक एसिड तो बनना ही चाहिए। तो ये ब्यूट है, ये हो नहीं सकता। पेंट है, ये हो नहीं सकता। तो हेक्स हेक्स। इन की स्थिति देखें तो 1 2 3 नंबर पे है। तो आंसर 100% सेकेंड ही होगा। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे AlCl3 की उपस्थिति में। ध्यान से देखें तो सारे हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है क्लोरीन के द्वारा। तो ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि योगात्मक में तो पाई बॉन्ड टूटता है, तो पाई बॉन्ड वैसे ही मेंटेन है। ये क्या है? NCERT की रिएक्शन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में। और हेक्साक्लोरोबेंजीन बना रखा है, सारे हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा रखे हैं। तो सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और यहां हमें दिख रहा है कि लुईस एसिड प्रेजेंस है। तो लुईस एसिड तो इलेक्ट्रोस्नेही का उत्पादन करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एरोमेटिक वलय के अंदर जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है तो AlCl3 का क्या काम होता है? सबने पढ़ा होगा। जैसे बेंजीन है, हम इसका एसाइलेशन करा रहे, AlCl3 मिलाया जाता है। ये जो AlCl3 है इसका काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रोडक्शन में क्या करता है? मदद करता है। आगे समझ में? इनमें कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? ये तो एरोमेटिक है नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये है नहीं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हो नहीं सकता, sp3 संकृत कार्बन है। स्पष्ट बात है, पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड। यहां आपको मेटा डायरेक्टिंग ऑर्डर बताना है। सारी ही मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग में क्या है कि जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा खींचेगा। तो हमें पता है सबसे ज्यादा जो प्रबल मेटा डायरेक्टिंग है वो नाइट्रो समूह, नाइट्रो। उसके बाद नाइट्रो और उसके बाद सल्फोनिक एसिड। क्यों है? क्योंकि सल्फोनिक एसिड में आपको दिख रहा है कई मल्टीपल बॉन्ड है। तो जब अपनी ओर खींचेंगे ना तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस चक्कर में जबरदस्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा नाइट्रो, देन सल्फोनिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, फिर एमाइड। निम्नलिखित प्रजातियों में मुक्त मूलक बनाने हैं तो कहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? देखो ऐसे क्वेश्चन में मान लो मुझे आगे की स्टेप नहीं आती, तो मुझे ये क्वेश्चन तो आता है ना, ये वाला, ये मैथिल रेडिकल बनेगा और ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। मुझे पता है मैथिल रेडिकल और 1 डिग्री रेडिकल में 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, दुनिया का अर्थ सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। तो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी।
इसका मतलब यह हुआ सेकंड की एनर्जी तो कम होगी और फर्स्ट की ज्यादा होगी। वापस देखो, यह कह रहा है कि आपको फ्री रेडिकल बनाना है, तो आपको यह बताना है कि बॉन्ड विभाजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें ज्यादा या किसमें कम देनी पड़ेगी। मुझे मान के चलो ये दो नहीं आते, ऊपर के दो तो आते हैं। मुझे पता है इसको तोड़ूंगा तो मैथिल रेडिकल और इसको तोड़ूंगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट की एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए और सेकंड की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की कम है। अरे हाँ या ना, यहां क्या कर रखा है, फर्स्ट की ज्यादा है। वापिस देखो, निम्नलिखित प्रजातियों में मुक्त मूलक के बनने हेतु बंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या है। ठीक है, यहां मुझे एक बात स्पष्ट दिख रही है कि इन दोनों में फर्स्ट जो है वो सेकंड की तुलना में कम स्टेबल है, तो इसको ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसका मतलब सेकंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कम होगी और फर्स्ट की ज्यादा होगी। तो ऐसा ऑप्शन इसमें सेकंड से ज्यादा फर्स्ट, इसमें ये हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट से ज्यादा सेकंड कर रखा है, ये हो नहीं सकता। आगे समझ में? अब हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए केवल? 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल, ये और भी कम स्टेबल है। एल्किल रेडिकल और एल्किनिल रेडिकल में एल्किल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। उसका कारण क्या है? इनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हो ना तो आपको sp3 संकृत कार्बन वाला अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। नहीं, बंद, ये कह रहा है कि बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब यह बॉन्ड तोड़ोगे और फ्री रेडिकल आपको बनाने हैं, तो किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो फ्री रेडिकल स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो फ्री रेडिकल कम स्टेबल है उसको बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या? नहीं, इसने बंध वियोजन ऊर्जा पूछा है आपसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये सुनो मेरी बात, ये आपके सामने 4 चीजें, एक तो ये है, समझना, ये बॉन्ड टूटेगा क्या? एक ये है और एक ये है। यहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना है। ये तो टूटना ही नहीं चाहता क्योंकि ये इंटरमीडिएट आगे चलकर कम स्टेबल बनेगा। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी? खुद ही सोचो भाई, मुझे बॉन्ड को तोड़ना है तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा आगे चलकर। वो कह रहा है कि साहब आपको फ्री रेडिकल बनाने हैं इन बॉन्ड को तोड़ के, बनाने नहीं बनाने, तो ये तो टूटेगा क्योंकि मैथिल रेडिकल बनेगा, ये भी टूटेगा, एथिल रेडिकल बनेगा। ये नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा। अगर आप इससे फ्री रेडिकल बनाना चाहते हो तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, जब जाके इसके बॉन्ड टूटेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी हो गई? किनमें? ये तो क्लियर पता चल गया, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी थर्ड की तो ज्यादा होनी है, यानी हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में आप देखो, मैथिल रेडिकल और एथिल रेडिकल, कौन ज्यादा स्टेबल है? एथिल रेडिकल। ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो दुनिया का सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या? ये नहीं है स्टेबल, इंटरमीडिएट स्टेबल है भाई इसका, ये नहीं है स्टेबल। यहां तो टूटना तो तीनों को ही है, लेकिन कौन जल्दी टूटेगा और कौन देर से टूटेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब यह है कि ये बॉन्ड तोड़ने आपको तीनों, तो बताओ किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? तो हमें बंद को, हाँ, बंद तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, किस बंद को तोड़ने में मुझे, इन तीनों बंदों में से किस बंद को तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे भी सोच सकते हो ये sp2 संकृत कार्बन है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, ये इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड को खींचेगा तो बॉन्ड कैसा हो गया? छोटा हो गया, छोटा हो गया तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इन दोनों में आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये अगर टूटेगा तो मैथिल रेडिकल बनेगा और ये अगर टूटेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है,
तो दुनिया का हर सिस्टम ये चाहता है थोड़ी सी मुझे स्टेबिलिटी तो मिले। इन दोनों इंटरमीडिएट में अगर आप तुलना करोगे तो ये इन दोनों में अगर आप तुलना करोगे तो इसका इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्टेबल है, इसीलिए इसको तोड़ने में एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ी बहुत तो स्टेबिलिटी मिलेगी, उसको तो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही। कोई भी नौकरी तभी तो छोड़ता है जब उसको स्टेबिलिटी मिले। तो बॉन्ड तो तीनों के ही टूटने हैं, ये तो तय है भैया, गर्दन तो तीनों की कटनी है। लेकिन अगर गर्दन कटने के बाद अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो फिर एनर्जी कम देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आ गया समझ में? इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहेगा। नहीं आएगा समझ में? आ गया? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा नंबरिंग कॉमन कार्बन से करते हैं जहां दोनों जुड़ते हैं। क्लियर? बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, क्योंकि दो साइकिल आपस में एक कॉमन कार्बन से जुड़ रहे हैं, इन्हें बाईसाइक्लो कंपाउंड कहा जाता है। एक साइकिल तो ये रहा और एक साइकिल ये रहा, इसीलिए कहा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में जहां दोनों रिंग जुड़ती है वहां से नंबरिंग करते हैं, और पहले बड़ी रिंग को नंबरिंग करते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से नंबरिंग की। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। 8 कार्बन को आपने चुना तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? 10। ये नहीं है आपके कोर्स में। और 2 नंबर पे यहां एजा लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम 2 एजा बाईसाइक्लो। यहां ध्यान से देखेंगे तो 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 222 ऑक्टेन। आपके कोर्स का नहीं है। निम्नलिखित अणुओं का विन्यास आपको बताना है, सही आईयूपीएसी नेम बताना है। वही क्वेश्चन फिर उसी तरह का आ गया। देखो ये कायरल कार्बन, OH को नंबर 1 दोगे, एथिल को नंबर 2 और मैथिल को नंबर 3। 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो R होगा। सही है? क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहां पर है? डैश पे। तो R, तो पहला तो R होना है, यानी R ब्यूटेन टू ऑल, R ब्यूटेन टू ऑल। ये 2 गलत। इसमें ये कायरल कार्बन, एमीन को नंबर 1, CWH को नंबर 2, एथिल को नंबर 3। 1 2 3 क्लॉकवाइज, आंसर उल्टा, क्योंकि चौथा ग्रुप कहां पर है? वेज पे। तो एक तो R है और दूसरा आपका कैसा हो जाएगा? S हो जाएगा। आगे समझ में? पिरिडीन और पिरोल में, पिरोल कम क्यों बेसिक है? देखो पिरिडीन में सबने पढ़ा होगा, पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता, क्योंकि रेजोनेंस में अगर भाग लेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। और पायरोल के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये जो लोन पेयर होता है ना, ये भाग लेता है। सबने पढ़ा होगा ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, स्थानीयकृत है। एक मिनट, भाई साहब 5 मिनट में कर रहा हूं कॉल, एक बार क्लास में हुए ना। अब जैसे पिरिडीन और पिरोल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आ गया होगा कि पिरिडीन में लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, और पिरोल के अंदर समझ में आ गया होगा ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। और अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड रहता है तो वो मोर बेसिक होता है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेने लग जाता है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लो एक तो एमीन है और एक एनिलीन है। सपोज करो बेस क्या है? क्षार तो प्रोटॉन देता है, अम्ल तो प्रोटॉन देते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब इस एनिलीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा ना, तो बताओ जब इसके ऊपर H+ अटैक करेगा तो क्या अपने लोन पेयर दे सकता है क्या इसको? और ये देगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। तो जो लोन पेयर लोकलाइज्ड रहता है वो मोर बेसिक होता है। तो इसके अंदर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा, और इसमें ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी ऑब्टेन करने के लिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में? ये कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। H+ यहां आसानी से अटैक कर लेगा। अब यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, तो H+ अटैक कैसे करेगा? भाई अम्ल तो वो होता है जो H+ दे, और क्षार कौन होता है जो H+ ले? क्षार होता है। इन दोनों को कंपेयर करो, कौन ज्यादा बेसिक है? ये है ना। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में दिया भाग लेता है ना, वो कम बेसिक होता है।
इनमें इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, वैसे है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन छोड़ देना। अब देखो कार्बन आयन के बारे में हो सकता है कई बार ऐसा हो, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हो, हमें नहीं पता चले। जैसे ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, -H -I बढ़ाता है। अब जैसे ये तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होगा कि एक ही स्टेटमेंट से आपका आंसर आने लगेगा और दूसरे स्टेटमेंट आपको नहीं पता होंगे। अब मुझसे पूछा जाए कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो यही तो है, sp संकरित कार्बन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो इसीलिए ये बात सही थोड़ी है। वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है जो किससे जुड़ा हो, sp संकरित कार्बन से। बिल्कुल बिल्कुल पता लग जाता है। इनमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपको छांटना है, तो पहला तो एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रोपोलियम खाएं, ट्रोपोलियम, यह है ट्रोपोलियम, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका, साइक्लोप्रोपेनिल कार्बोधनायन। इसमें कौन SN2 रिएक्शन देगा। अब आप क्या करो, पहले SN1 ऑर्डर निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर दो SN2। अब यहां कार्बोधनायन बनता, यहां कार्बोधनायन बनता, यहां कार्बोधनायन और यहां कार्बोधनायन। तो आपको पता है इनमें सबसे ज्यादा जो SN1 रिएक्शन होती है ना, वो सेकंड में होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट सारे ही कर रहे हैं, लेकिन यहां +I +M +H है, वो कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता। तो SN1 का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा तो स्टेबल होता है सेकंड, SN1, फिर मिलता 1 में। ये क्या है, अपनी ओर खींचते हैं एसिड समूह, नाइट्रो समूह, वो कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते, कम कर देते। तो सबसे ज्यादा तो मिलता सेकंड में, उससे कम फर्स्ट में, फिर थर्ड में, और फिर फोर्थ में। अगर SN1 का ऑर्डर ये है तो SN2 का जस्ट क्या हो जाएगा, कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन तो कैसे करेगा, सब में अल्फा हाइड्रोजन तो बराबर बराबर है, कहा है ऐसी, जिसमें भी कार्बोधनायन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, सब में एक जैसे ही था। कार्बन आयन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बन आयन के स्थायित्व के लिए COR समूह की तुलना में SO2R समूह कम प्रभावी होता है। अभी भी बताया था, ये जो SOR होता है ना, ये इसका तो ज्यादा -M होता है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि SO2R का तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इसका -M ज्यादा प्रभावी होगा इसकी तुलना में। इसमें तो एक ही खींच रहा है ना, इसमें कितने खींच रहे हैं, 2-2, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपनी ओर खींचने लगेगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इस क्वेश्चन में भी मुझे करेक्शन आएगा, कैसे, देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉल होना चाहिए, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो साइक्लोहेक्सिनॉल हो गए, हेक्सेनॉल है ना, IUPAC नेम से पहचान लो, आगे समझ में। अब 2 नंबर पे क्या होना चाहिए, मैथिल होना चाहिए, तो देखो इसी के अंदर 2 नंबर पे मैथिल है, 1 2, इसके अंदर कहां है, 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे इसमें तो मैथिल है। अरे R या S नहीं भी आ रहा तो IUPAC नेम से देख लो ना, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल होना चाहिए। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड तो होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह या बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड से प्राथमिकता देनी है भाई, यही तो है मुख्य क्रियात्मक समूह बेंजल्डिहाइड, तो यहां से प्राथमिकता हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में आप लिख सकते हो, 4 मेथॉक्सी है, 2 नाइट्रो, M पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, आगे समझ में। तो उम्मीद करता हूं ये पेपर समझ में आ गया होगा, और आज वाला जो पेपर है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सभी का।